सभी बच्चों को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स यानी खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन दोनों के ऊपर, खनिज और ऊर्जा। और ध्यान रहे इसके बाद में एक वीडियो जो है आपके चौथी यूनिट को लेकर के भी चौथी यूनिट को शायद हम लोग बता चुके हैं, पाँचवीं यूनिट को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, या तीसरी यूनिट में से कोई टॉपिक बच रहा होगा उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है हम लोग आपकी इस यूनिट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका जो दूसरा सेक्शन है वो खनिज संसाधनों से संबंधित है और ऊर्जा संसाधनों से संबंधित है। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये, और एक जो है ऊर्जा के संसाधनों से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। टॉपिक दे रखे हैं तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लोगे तो ये जो है 15 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। अच्छा, प्राकृतिक रूप से ऐसे पदार्थ जिनको खोद करके निकाला जाता है या खनन के द्वारा निकाला जाता है उन्हें खनिज कहा जाता है। मतलब प्राकृतिक रूप से ऐसे पदार्थ जिन्हें खोदकर या खनन के माध्यम से, खोदकर ऑब्लिक खनन के माध्यम से निकाला जाता है वो खनिज होते हैं। अब ये दोनों तरीके के होते हैं, क्षरणशील और अनवीकृत, दोनों प्रकार के होते हैं। और ऊर्जा के संसाधनों के मामले में भी, हालांकि खनिज जितने भी होते हैं वो क्षयशील होते हैं, यानी एक बार निकाल लिया तो वो खत्म हो जाएंगे। और भारत में जो है खनिजों के सर्वेक्षण का कार्य जो है GSI करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है 1851 में हुई थी। काफ़ी प्राचीन संस्था है। और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड जो है 1958 में बनाया गया था। राष्ट्रीय मैं इसको दोबारा बोल देता हूँ, नेशनल NMDC, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। अब भारत में यदि मैं बहुत मोटे तौर पर बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि खनिजों के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाइए। तो इसमें ये 7 नंबर का क्वेश्चन यदि वितरण का पूछा जाए माना कि, तो बहुत सिंपल शब्दों में आपको एरिया बता देने हैं। एरिया क्या बता देना है, जैसे एक जो बेल्ट है ना खनिजों की, वो तो कौन सी है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा वाली। तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल वाली बेल्ट। तो उस सिर्फ इसको आप लोगों को हाईलाइट करते हुए देखना है। और जो दूसरा एरिया है, अब इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं वो थोड़ा सा आप लोग देखोगे अपनी किताब में से, कि जैसे कि लोहा, कोयला, अभ्रक, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। फिर जो अगली बेल्ट है ना वो है मध्य प्रदेश वाली बेल्ट, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाली। देखिए, भारत का मैप यदि आप लोग गौर से देख लोगे तो सारे समाधान हो जाएंगे। फिर एक जो एरिया है वो कर्नाटक का अलग ही एरिया है, जहाँ सोना, लोहा, तांबा जो है मिलता है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु का एरिया अलग से देखा जाता है। यदि आप लोगों ने KGF देखी हो तो सोने का महत्व वहाँ से आपको पता लगेगा, किसी बच्चे ने देखी हो तो। इसके अलावा राजस्थान, अब राजस्थान में आपको पता है तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो एक एरिया हो गया अपना राजस्थान। इसके अलावा केरल वाला एरिया भी है जहाँ भी ये मिलता है। ठीक है, तो इनको आप लोग थोड़ा सा देख लोगे। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन बनता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स, यानी खनिजों से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको आप लोग को देख लेना चाहिए। एक तो क्या है, हमारे यहाँ उन्नत तकनीक नहीं है, मतलब उन्नत तकनीक का अभाव, ये अभी भी नहीं है। देखो, कई बार जो है खनन में के धंसने से मजदूर मर जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं होती है। उन्नत तकनीक का अभाव एक प्रकार से है। एक क्या है, राजनीतिकीकरण है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकलाइजेशन है, जिसके कारण जो खनिजों का जो है अवैध खनन बहुत ज़्यादा फेमस होता है। और खनिजों का अविवेकपूर्ण दोहन होता है, अविवेकपूर्ण दोहन, इसको इसे लिखोगे आप लोग, अविवेकपूर्ण दोहन, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मतलब। तो ये भी एक बहुत मेजर इशू है।
रॉबर्स इकोनॉमी कहा जाता है इसी वजह से। तो एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं आपके जो प्रमुख खनिज है ना उनके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। एक पूंजी का अभाव है, इसको आप लोग लिख सकते हो। भ्रष्टाचार की समस्या है, करप्शन है। तो एक उचित खनिज नीति का अभाव है। हालांकि खनिज नीति बनती है लेकिन उसको लागू करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अच्छा, अब मैं इसमें सिर्फ गाइडेंस दूंगा आपको कि ये जो खनिजों का वितरण है ना, इसको किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्योंकि बुक में आपको बहुत दिया होगा, पासबुक में बहुत दिया होगा। तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट खनिज क्या है? आयरन और यानी लौह अयस्क। अब लौह अयस्क में आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि एक तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं। लौह अयस्क के प्रकार तो सबको पता है कि हेमेटाइट सबसे अच्छा होता है। और अब जिसमें देखो लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलेगी ना, वही लोहा सबसे अच्छा हो जाएगा। फिर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और इसके अलावा लिमोनाइट और सीडेराइट। लिमोराइट और सीडोराइट। तो ये इसके प्रकार हो गए। अब इसके बाद जो है आप देखोगे तो इसमें आपको उत्पादन क्षेत्र, अब यदि मैप आपको आता है ना तो मज़ा आ जाएगा। मतलब यदि मैप में आप लोग इसको दिखा दोगे तो, अब जैसे लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, देखो आपको पता है उड़ीसा के मयूरभंज में खूब मिलता है ढेर सारा, तो उड़ीसा वाला एरिया है। कर्नाटक में काफ़ी मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे छत्तीसगढ़ में खूब मिलता है। गोवा में भी मिलता है, झारखंड और आंध्र प्रदेश में मिलता है। तो ये एरियाज जो हैं आप लोग याद करके जाएंगे। अब इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो एक तो आपको पढ़ना है क्या? लोहा। इसके अलावा आपको एक पढ़ना है अभ्रक। अभ्रक को जरूर देख लेना क्योंकि अभ्रक काफ़ी इम्पोर्टेंट खनिज है, माइका इसको बोलते हैं, और भारत में इसके भंडार भी पर्याप्त मात्रा में है। तो इसमें उत्पादन का क्षेत्र आपको याद रखना पड़ेगा। उत्पादन के क्षेत्र आप लोग देख लेना। उत्पादन के क्षेत्र, मैं तो इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। उसका रीज़न ये कि समय थोड़ा सा कम है अपने पास। तो आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ इससे आप इसको देख सकते हो। अब बाकी जो खनिज है वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिहाज से, तो आप छोड़ सकते हो। एनर्जी रिसोर्सेज पे हम लोग आ जाते हैं, यानी ऊर्जा के संसाधन। अब जब हम लोग ऊर्जा के संसाधनों की बात करते हैं, ऊर्जा रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, तो दो तरीके के ऊर्जा के संसाधन हैं। एक तो क्षरणशील यानी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। क्षयशील यानी एक बार जिनको यूज में ले लिया तो वो नष्ट हो जाएंगे, तो क्षयशील या अनव्यीकृत, मतलब जिनका पुनः नवीकृत नहीं हो सकता। और एक होता है रिन्यूएबल यानी अक्षरणशील। अब ये आपको ऐसे कैसे ही बना देना है। अब आप देखोगे कि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये तो इसमें आ गए। पेट्रोलियम, कोयला और नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। अब ये तो इस वाले में आ जाएंगे क्षरणशील में। और अक्षरणशील में क्या आएगा? इसमें आपके सौर ऊर्जा, जल शक्ति, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। इसके अलावा आप देखोगे कि वायु ऊर्जा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये गैर परंपरागत स्रोत जो ऊर्जा के होते हैं, पवन ऊर्जा है, वाइंड एनर्जी है, ये इसमें अक्षरणशील में आ जाएंगे। तो एक ये आप थोड़ा सा मैप बना लेना। इसके बाद इसमें आपको कोयला को अच्छे से रीड करना है क्योंकि कोयले के ऊपर क्वेश्चन के आने की काफ़ी संभावना है। फिर वही कोयले के चारों प्रकार आप लोगों को याद करने हैं कि कौन कौन से हैं। तो आप सबको पता है कि बेसिकली जो मोटे तौर पर जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है। एंथ्रेसाइट, और जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, ये बहुत मोटे तौर पर है। अब इसके भंडार भारत में बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आपको याद रखने हैं। प्रमुख क्षेत्र जो है कोयले के कहाँ कहाँ हैं, तो ये आप मैप के माध्यम से भी दिखा सकते हो। बेसिकली जब आप मैप देखोगे तो कोयले का जो वितरण है वो एक बहुत पर्टिकुलर एरिया में है, बहुत पर्टिकुलर एरिया में। तो जब आप इसको देखोगे तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इनको आप लोग याद करोगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी मिलता है। तो ये आप थोड़ा सा देखोगे कोयले का। और फिर थोड़ा सा आप देखोगे पेट्रोलियम का।
क्योंकि पेट्रोलियम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेट्रोलियम में भी आप लोग थोड़ा सा बस यही देख लेना कि कहाँ कहाँ इसका उत्पादन क्षेत्र है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से आप लोग इनको ना पढ़ें और ना ही कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन इसके माध्यम से पूछा जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता जो है मेरे हिसाब में नहीं है। थोड़ा सा जो है आप लोग चाहो तो जल विद्युत के ऊपर थोड़ा सा देख सकते हो, अदरवाइज बाकी चीज़ों को छोड़ देना। एक क्वेश्चन जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का बनता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी नवीकृत ऊर्जा जो होती है, नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स है, जिसमें आपको सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा और इसके बाद जो है ज्वारीय ऊर्जा, इनको याद करना है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं देखना है। और ये ज़्यादा समय नहीं है तो उसी हिसाब से वीडियो भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है। सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और अगले वीडियो में हम लोग एक बहुत आपके उद्योगों के ऊपर और परिवहन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि पूरी यूनिट है। थैंक यू सो मच।